हेलो एवरीवन। हम आज डील करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड जजमेंट केस लॉज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट दीज जजमेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए देखते हैं पहला केस, विजयमनम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986। इस केस में राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू रिमेन साइलेंट। राइट टू रिमेन साइलेंट को राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऐड किया गया और इसका इंक्लूडेड पार्ट बताया गया। और इस केस को मोस्टली हम नेशनल एंथम केस के नाम से जानते हैं। और इसमें एक और चीज़ बताई गई कि नेशनल एंथम जब बजे तो उसके सामने खड़ा रहना, और चाहे भले ही हम साइलेंटली खड़े हों, एक रिस्पेक्ट शो करता है, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई। अगला केस देखते हैं, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015। इसमें जो हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस ये कह लो या कुछ ऐसी कंडीशंस थी, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और ऐसी कुछ कंडीशन थी जिसमें इस एक्ट को चैलेंज किया गया था। बट कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया। अपहेल्ड मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया और कंडीशन को भी वैलिड बताया। तीसरा केस देखें कि के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991। इसमें ये केस में बताया गया कि भले ही हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, जब तक प्रेसिडेंट की कंसल्ट के साथ या सीजीआई अलाउ ना कर दे, कोई भी एफआईआर उनके खिलाफ नहीं हो सकती। चौथा केस देखते हैं, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1991। इसमें बताया गया कि अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर अरेस्ट होता है तो उसकी गाइडलाइंस जो हैं वो बताई, और परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड हाई कोर्ट जज इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि अगर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर अरेस्ट होता है तो सबसे पहले प्राइमा फेसाई डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट जज, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट जज की परमिशन इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है। अगला केस देखते हैं, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको फर्स्ट जजेस केस से भी जानते हैं। इसमें सिर्फ एक बात बोली गई, कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 124 डज नॉट मीन कंकरेंस। यहाँ पे कंकरेंस जो है वो कंसल्टेशन का पार्ट नहीं है, और जो कि आर्टिकल 124 बताता है। इसमें अगला केस जो था वो इसका सब्सिक्वेंट केस है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको सेकंड जजेस केस बोला जाता है। ये 1993 में हुआ था। इसमें एक बात बोली गई जिसमें कॉलेजियम सिस्टम का इवॉल्वमेंट हुआ, और वहाँ पे एक जज जो कि सीजीआई होगा और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम बनाया गया है। यानी कि टोटल 3 जजेस, जिसमें एक सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस को इंक्लूड किया गया है। फिर अगला सब्सिक्वेंट केस आता है जिसको हम थर्ड जजेस केस बोलते हैं। अगला सब्सिक्वेंट केस देखते हैं, इन वे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998। इस केस में कॉलेजियम का मतलब बताया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होगा और उसके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के। इसको थर्ड जजेस केस से भी जाना जाता है। अच्छा, जहाँ पे रे होता है वहाँ पे हम रेफरेंस का मोड लेते हैं। जो हमारी रेफरल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको हम रे से डिनोट करते हैं। उसमें जैसे कि बांग्ला। चलिए अगला सब्सिक्वेंट केस देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट देखते हैं। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इसको 4 जजेस केस भी बोलते हैं। ये एक काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ चलिए देखते हैं नेक्स्ट सब्सिक्वेंट केस, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको 4 जजेस केस के नाम से भी जानते हैं। 2015 में ये हुआ। 1998 के बाद काफ़ी गैप के बाद ये 2015 में अराइज हुआ ये केस, क्योंकि इस केस में जब नेशनल अपॉइंटमेंट जुडिशियल कमीशन एक्ट बना, जो 2015 में लाया गया, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है इस केस में चैलेंज करी गई, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट कर रहा था। और ऐसा माना जाता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, और उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हो, और आप उसको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर सकते हो, जो कि 99th अमेंडमेंट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक डाउन कर दिया गया इस केस में। अगला देखते हैं, नरेश मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1966। इसमें जुडिशरी स्टेट वाइल परफॉर्मिंग
इसमें ये बताया गया कि जब जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट परफॉर्म करेगी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करेगी, जैसे अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ये सब जब कोई भी अपने एक्शन में लेगी तो वो स्टेट कहलाएगी, और अगर जब वो जुडिशियल फंक्शन करेगी तब वो स्टेट के अंडर नहीं आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेदर जुडिशरी स्टेट और नॉट, क्योंकि ये आर्टिकल 12 का केस है, तो इसको जरूर पढ़ लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 10 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, ये एक तरीके का पीआईएल था। ये विशाखा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने ये पिटीशन फाइल करी थी जिसको हम पीआईएल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस केस है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस से रिलेटेड। तो इसमें गाइडलाइंस बताई गई थी, इनको पूरी गाइडलाइंस देख लीजिएगा। और 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट कोडिफाई दीज गाइडलाइंस, जब एक्ट बना तो उसमें ये कोडिफाई करी गई। अगला देखते हैं सारा वर्सेस सेबी 2012, डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनिंग मीडिया पब्लिकेशन टू इंश्योर फेयर ट्रायल। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनमेंट जो है उसको एलेबरेट किया गया और बताया गया कि जो मीडिया है, मीडिया पब्लिकेशन, तो उसका क्या रोल होगा, क्या किस तरीके से वर्क करेगा, और डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टपोनमेंट इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इस केस का। अगला केस देखते हैं शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस बहुत ही फेमस केस है जो कि 2017 में हुआ, जिसको हम ट्रिपल तलाक के केस के नाम से जानते हैं, जो कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा गया था इस केस में। अगला केस देखते हैं नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। ये ट्रांसजेंडर का केस है, जिस ट्रांसजेंडर के केस में बताया गया कि ट्रांसजेंडर विल बी ट्रीटेड एज अ थर्ड जेंडर, और उनको ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत उन्हें गवर्नमेंट जॉब देने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट केस था 2014 का। अगला केस देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, और जुडिशरी जब स्टार्ट हुई थी तो ये कह सकते हैं कि एक पहला केस था जो कि लॉ और अमेंडमेंट, जो कि टग ऑफ वॉर एक तरीके से जो जुडिशरी और पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर के बीच में हुई थी, उसका एक ये पहला एग्जाम्पल था। जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, जिसमें पार्लियामेंट कैन, इसमें कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, और लॉ अंडर आर्टिकल 30 डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उनको आर्टिकल 13 यानी कि जो लॉ है उसकी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अगला केस देखते हैं सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964। इसमें ये बोला गया कि ये ऐसा केस था 1964 का जिसमें पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी। सिर्फ एक बात आई थी कि कैन पार्लियामेंट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये एक क्वेश्चन आया था इस केस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसको पूरी तरीके से डील किया गया था केशवनाथ भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। तो फिर भी ये पहला केस था जिसमें ये बात उठी थी। अगला केस देखते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये भी एक गोलकनाथ एक पंजाब के बहुत बड़े रईस थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, और एक गवर्नमेंट ने उस टाइम पे इंदिरा गांधी सरकार ने एक रूल निकाला था, बनाया था कि जितनी भी जो प्रॉपर्टी होंगी, जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी अपने कब्जे में, उनको कर्टेन करने का, और यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाने का प्रोविज़न निकाल दिया था, जिसमें पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स की बात उठी थी। और अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 जो कि लॉ बताता है, उसमें ये डाला गया कि लॉ इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें पहली बार जो कि शंकरी प्रसाद केस में बताया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे वो 13 की कैटेगरी में नहीं आएंगे, बट गोलकनाथ के केस में वही चीज़ बताई गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होंगे वो लॉ की कैटेगरी में आएंगे, और लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो। और इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भी लेट डाउन करी गई थी, बट लेटर ऑन ये चीज़ पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, तो इस वजह से इसको
डाइल्यूट कर दिया गया बाय द 24th अमेंडमेंट 1971 में। कम ये केस हुआ 1967 में, और उसके 2 ही 3 साल बाद इस चीज़ को अमेंड कर दिया गया और फिर उस चीज़ में लिख दिया गया और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 ऐड कर दिया गया। उसमें बोला गया लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, साफ साफ लिख दिया गया, जो कि आर्टिकल 368 के सब क्लॉज 3 जो है वो 24th अमेंडमेंट से ऐड कर दिया गया। अगला केस देखते हैं, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि 1973 में हुआ था। ये भी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस था, जो कि केरला में केशवानंद भारती जो थे वो मठाधीश थे। उनके बाद बहुत सारी जागीर थी, प्रॉपर्टी थी, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी, उसको भी कर्टेन करने का जो गवर्नमेंट ने प्लान बना रखा था। तो इसमें भी इस केस में और गोलकनाथ केस में जो लॉयर थे वो नाना भाई पालकीवाला थे, जिन्होंने इन दोनों केस को डील किया था और गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल किया था। इसमें पार्लियामेंट बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। एक बात तो बोल दी गई कि हाँ, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, बट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक बहुत अलग तरीके की बात बोली गई, जो कि 13 जजेस बेंच में 7 जजेस ने इसको प्रपोज किया कि फंडामेंटल राइट आप कर सकते हैं, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकते, उनको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जो करना है करिए, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो सोल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती हैं और उनको डिस्टर्ब ना करने की बात बोली गई, जो कि अभी तक चल रही है। और पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C विच बार्ड द जुडिशल रिव्यू, जो कि जुडिशल रिव्यू की पावर को अफेक्ट करता था, वो स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। अगर कहीं पे भी अगर पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाती है जो कि जुडिशल रिव्यू की पावर को कर्टेल करती है, तो वो एक्ट या वो लेजिस्लेशन रॉन्ग होगा, यानी वॉइड अब इनिशियो होगा, उसको वॉइड करार दिया जाएगा, क्योंकि जुडिशल रिव्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यही आगे मिनर्वा मिल की केस में बोला गया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केस ये भी है, क्योंकि इसमें जुडिशल रिव्यू को एक तरीके से बोला गया कि जुडिशल रिव्यू जो है वो हाँ बेसिक स्ट्रक्चर है और इसको आप किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें 5 इस केस में बताया गया नेशनल अवार्ड, जो कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सारे जो होंगे वो नेशनल अवार्ड जिस तरीके के होंगे आर कैटेगराइज अंडर द टाइटल विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे बोला जाता है कि आर्टिकल 18 में एक बात बोली जाती है कि अगर बिना प्रेसिडेंट की इजाज़त के, बिना किसी पदवी के कोई भी अपने आगे उस चीज़ का टाइटल नहीं लगा सकता और ना ही वो किसी भी अन्य देश से उस टाइटल को अडॉप्ट कर सकता है। अगला केस देखते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ये 1951 का केस था। इस केस में बताया गया कि देयर मस्ट बी अ नेक्सस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट विच मेक द क्लासिफिकेशन। वहाँ पे क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट जो होगा ये एक्ट का, उसमें एक नेक्सस होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, हारमनी होनी चाहिए। और ये केस आर्टिकल 15 पे बेस्ड था। अगला केस देखते हैं, अमार बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1961। ये केस भी आर्टिकल 15 का है, जो इक्वलिटी इन द रिजर्वेशन से रिलेटेड था। स्पेशल प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन शुड बी लेस देन। इस केस में पहली बात बोला गया कि जो भी रिजर्वेशन होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर स्पेशल प्रोविज़न फॉर रिजर्वेशन होगा भी तो भी 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। कास्ट कैन बी वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द विद अदर कैटेगरी। कास्ट एक कैटेगरी हो सकती है विद अदर कैटेगरी, यानी कि वो साथ में हो सकती है, बट एक सोल कैटेगरी नहीं हो सकती है। ये एक फैक्टर बताया गया इस केस में। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला केस देखते हैं, 1993 का केस है। इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट परमिसिबल। इस केस में रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में परमिसिबल नहीं बताया गया, बट इस चीज़ को डाइल्यूट कर दिया गया था आर्टिकल 14
आर्टिकल 16 4A के द्वारा, जो कि 77 अमेंडमेंट के द्वारा इस चीज़ को हटा दिया गया था। और क्रीमी लेयर टेस्ट नॉट एप्लीकेबल टू SC/STs बताया गया। रिजर्वेशन बियॉन्ड 50% नॉट परमिसिबल, एक बात ये भी बोली गई। और कास्ट इज अ प्रीडोमिनेंट टेस्ट फॉर असिस्टिंग द बैकवर्डनेस, जो कास्ट होगी वो प्रीडोमिनेंट टेस्ट होगा। ये पहली एक तरीके होगी कि कास्ट से ही जो है वो बैकवर्डनेस के उसका असेसमेंट होगा। कैरी फॉरवर्ड रूल फॉर द वैकेंसी नॉट परमिसिबल, कैरी फॉरवर्ड रूल को इसमें पूरी तरीके से नॉन परमिसिबल कर दिया गया, जो कि लेटर ऑन डाइल्यूट कर दिया गया आर्टिकल 16 4B वाया 81 अमेंडमेंट। और इसमें एक और चीज़ बोली गई, 27% रिजर्वेशन फॉर OBC इन पब्लिक ऑफिसेस। 27। अगला केस देखते हैं, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1999। इस केस में कैचअप रूल की बात करी गई। अब इस केस में जो रिजर्वेशन था वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को बोला गया था कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी जो है वो नहीं हो सकती इसमें। और कैचअप रूल जो होगा वो एक जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनको प्रमोट कर दिया जाएगा जब वो रिगेन कर सकते हैं वो जो देयर सीनियरिटी, उन अपनी सीनियरिटी के बिहाफ पे वो जो प्रमोशन में जो अपलिफ्टमेंट होगा वो अपनी सीनियरिटी गेन कर सकते हैं। तो अगला केस देखते हैं, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1999। इस केस में एक रूल बनाया गया जिसका नाम था कैचअप रूल। और कैचअप रूल के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट का बंदा है, उसको बाद में मिला है रिजर्वेशन, अगर उसको बाद में मिला है रिजर्वेशन तो अपनी सीनियरिटी के बेसिस पे वो रिगेन कर लेगा अपनी सीनियरिटी ओवर दी SC/ST कैंडिडेट जो कि प्रमोट किए गए थे उनसे पहले। तो इस केस को बोला गया इन द फेवर ऑफ द जनरल कैंडिडेट कि अगर कि कोई सीनियर कैंडिडेट है बट सिर्फ SC/ST की वजह से उसको SC/ST वाले बंदे को पहले प्रमोट कर दिया गया, बट ऑन द सीनियर बेसिस जब उसको प्रमोट किया गया तो वो रीगेन कर लेगा अपना सीनियरिटी। तो इस चीज़ को अगले डाइल्यूट कर दिया गया और विद द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, कैचअप रूल को हटा के विद द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी आर्टिकल 16 4A में वाइफ 85th अमेंडमेंट ऐड कर दिया गया, जो कि कैचअप रूल को हटाने की बात करी गई। एम नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है। इसमें रिजर्वेशन एंड प्रमोशन कैन बी अलाउड इन 3 टेस्ट ऑफ फैक्टर। अगर इसमें बोला जाता है, इस केस में 3 फैक्टर बताए गए जिनको देखते हुए अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डेमोन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस, डेमोन्स्ट्रेट इनएडवोकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही इनएडवोकेसी है, जहाँ पे उसकी उपलब्धता बहुत कम है, तो ये आ सकता है। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट गेट कॉम्प्रोमाइज, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी गेट कॉम्प्रोमाइज, एक ये थर्ड फैक्टर था। अगला इसमें अगला केस जो सब्सिक्वेंट केस इसका बोला जाता है वो जनरल सिंह का केस है। चलिए आगे देखते हैं। जनरल सिंह के केस में एम होल्ड द एम राजन पर इंक्यूरियम, मतलब पूरी तरीके से जो पर इंक्यूरियम क्या होता है, पर इंक्यूरियम एक पूरी कोर्ट का एक ओपिनियन होता है। एक ओबिटर डिक्टा होता है, जैसे एक जजेस का अपना ओपिनियन होता है, वैसे एक कोर्ट का होल ओपिनियन होता है। और जो उसको कह सकते हैं हम कि जॉइंटली जब वो एक निर्णय पे आते हैं और उसको ही पर इंक्यूरियम बोला जाता है। टू एक्सटेंड एंड आस्क द डाटा, उसको इस चीज़ को बोला गया कि पहले एक डाटा कलेक्ट किया जाए और टू डेमोन्स्ट्रेट द बैकवर्डनेस, उसके बाद इस रिजर्वेशन की बात करी जाएगी। अगला इसमें कास्ट एंड क्लास के बीच में क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन की बात कही गई, जो कि एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करी गई। और वहाँ पे क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है उसको एक तरीके से डिमोलिश करने की बात करी गई, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये ST और SC पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता, दे आर सेपरेट बैकवर्ड क्लास बाय देमसेल्फ, तो इन पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। और दूसरी चीज़, द क्वेश्चन वाज रिस्ट्रिक्टेड वेदर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 एंड सो फॉर as it applied to state institution violate the basic structure,
that part of Article 15 subclause 5 which referred to private unaided education institution was excluded from the scope of the inquiry. Court upheld the application of provision to the state institution. अब इसमें ये बोला गया कि जो प्राइवेट होंगे वो इस स्कोप से बाहर होंगे और बाकी जो 27% कोटा होगा वो ओबीसी के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो रिजर्व करेंगे. 33 स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक. अगला केस है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोरई राजन. 1951 का केस है. इसमें कास्ट और रिलीजन के बेस पर जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इन मद्रास एडमिशन की बात कही गई उसको चैलेंज किया गया. इस केस में कोर्ट ने आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिए और बोला कि फंडामेंटल राइट पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवरराइड नहीं कर सकते हैं. हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 46 में ये रिजर्वेशन की बात कही गई है, बट फंडामेंटल राइट को एक तरीके से डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, एक्लिप्स नहीं किया जा सकता बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. बल्कि फिर बाद में इसको डाइल्यूट कर दिया गया बाय द आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऐड किया गया बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951. इस जजमेंट के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये अमेंडमेंट किया. अगला केस देखते हैं मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. इसमें बोला गया देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एट ऑल लेवल प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर and the state was under the constitution mandate to provide education institute at all those level. इसमें ये चीज़ बोली गई, बट इसी चीज़ को उन्नी कृष्णन के जो नीचे केस है उसमें इस चीज़ को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने ये बोल दिया कि राइट टू एजुकेशन ओनली एक्सटेंड टू द चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर. अब इस केस की जो लिमिट है वो उन्नी कृष्णन में बता दी गई, क्योंकि मोहिनी जैन के केस में ऑल लेवल की बात कर दी गई थी. और मोहिनी जैन में एक और बात करी गई, कोर्ट हेल्ड दैट इफ गवर्नमेंट सीट आर फिल्ड बाय द चार्जिंग एक्स अमाउंट इट इज़ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट ऑल इंस्टीट्यूशन. जैसे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सीट है वो एक्स अमाउंट, यानी कि अगर 10,000 रुपये में वो सीट उस इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट की अगर फिल होती है और उसका चार्जेबल फीस अगर उतना है, तो अदर इंस्टीट्यूट जो होंगे उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उतना ही अमाउंट चार्ज करें, ना कि ज़्यादा. ये मोहिनी जैन के केस में बोला गया. फिर उन्नी कृष्णन के केस में आर्टिकल 19(1)(g) की बात कर दी गई कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और वो अपना ऑक्यूपेशन, अपना बिजनेस की तरीके से आर्टिकल 19(1)(g) का एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं. अगला केस देखते हैं एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की बात करी गई, जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसमें दो जो क्लॉज थे, यानी कि 2D ऑफ 323A एंड 323B क्लॉज 3D को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, क्योंकि उसने हाई कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा था. और जुडिशियल रिव्यू आज पहले भी बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, तो उस चीज़ को वहाँ पे स्टक डाउन कर दिया गया था इस एल चंद्र कुमार के केस में. एक और क्वेश्चन आता है ऐसे कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया गया. तो जुडिशियल रिव्यू एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया और मार्बरी वर्सेस मेडिसन का केस है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था. अगला देखते हैं बुमन रॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981. इस केस में 9th शेड्यूल all laws put under 9th schedule of the constitution before the date of Keshavanand Bharti decision were immune from the judicial review. अगर कोई भी 9th शेड्यूल में डाले जाते थे प्रोविज़न या लॉज डाले जाते थे, इंक्लूड किए जाते थे, वो केशवानंद भारती के केस से पहले उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, ऐसा प्रोविज़न था. जब केशवानंद भारती के केस आ गया उसके बाद किसी भी ऐसे प्रोविज़न, किसी भी ऐसे अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट बनाएगी और अगर वो ऐसा प्रोविज़न डालती है कि इस लॉ या इस अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो इट इज़ द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि केशवानंद भारती केस में बताया गया. अगर ऐसा होता है तो वायलेशन होगा और वो प्रोविज़न स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, या इस केस में बताया गया. अगला है अय्यर कोहले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. 2007 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें 9th शेड्यूल में रखे जाने वाले
जो लॉज थे या प्रोविजंस थे, उनकी जो उनको डिटरमाइन करने की एक वैलिडिटी डिटरमाइन करने के टेस्ट बताए गए थे, और वो 2 फोल्ड टेस्ट थे, जिसमें वेदर द लॉ वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। पहली चीज़ ये देखी जाएगी कि क्या ऐसे लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। दूसरी चीज़ देखी जाएगी वेदर द वायलेशन ऑल्सो रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या ऐसे वायलेशन क्या बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो दो चीज़ों को देखते हुए अगर ये पाया जाता है तो फिर लॉ जो है वो स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। सेफ एंड सिंपल बात यही चीज़ बोली। आगे केस आता है पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है। इसमें 309 जो आईपीसी का सेक्शन है, जो अगर कोई फेल हो जाता है, अगर कोई सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है और वो फेल हो जाता है तो उसे पनिशमेंट देने की प्रोविज़न है। तो ये जो सेक्शन था वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना गया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया, और बेंच ने यूथनेशिया को यानी कि कमिटेड सुसाइड को फेवर नहीं किया। इसमें अरुणा संघो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस था, जिसमें फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया या इनिशिएटिव केस था ये, जहाँ पे पैसिव यूथनेशिया को इंडिया में लीगलाइज करने की बात कही गई, और वहाँ पे गाइडलाइन भी इशू करी गई कि अगर इट इज़ हेल्ड दैट द डिसीजन टू विड्रॉ ट्रीटमेंट न्यूट्रिशन और द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू लाइफ सपोर्ट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द पेरेंट। अगर कहीं भी ऐसी बात उठती है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके बिल्कुल भी जीने के चांसेस नहीं हैं और वो वेंटिलेटर पे है और काफ़ी दिन तक उसका खर्चा इस तरीके से हो रहा है कि वो कैपेबल नहीं है उस लाइफ को एक्सटेंड करने में या उसको सरवाइव कराने में, तो विद द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स, स्पाउस एंड अदर क्लोज रिलेटिव ये चीज़ की जा सकती है, और ये पैसिव यूथनेशिया कहलाती है। एक्टिव यूथनेशिया तो डायरेक्ट सुसाइड होता है, जो कि नहीं कंसीडर किया गया। अगर हाँ, पैसिव यूथनेशिया में अगला केस जो था वो प्रॉपर गाइडलाइन और पूरी तरीके, अगला केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जहाँ पर राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट बताया गया। और पिछला जो 2011 का केस था अरुणा संघो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो पैसिव यूथनेशिया की बात करी गई थी उसको फिर से यहीं पे रखा गया। बस यहाँ इस केस में लिविंग विल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें लिविंग विल एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पे पेशेंट अपनी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस इन एडवांस अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट